हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एस के सर के अंदर। और हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था हमारे पास से डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था। क्या पढ़ रहे थे अपन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी और हमारे पास लास्ट जो टॉपिक से वो कुछ बचे हुए थे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने धात्विक प्रकृति की बात कर ली थी। उसके अलावा हमने डी ब्लॉक तत्वों के रंगीन होने के कारण पढ़ लिए थे। उसके अलावा हमने डी ब्लॉक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज का हमने अध्ययन कर लिया था, मिश्र धातु बनाना। ठीक है, यहाँ जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास दो जो प्रॉपर्टी है, मुख्य प्रॉपर्टीज है, उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, पहला जो हमारे पास बचा हुआ वो होता है उत्प्रेरकीय गुणधर्म होते हैं, कैटालिटिक नेचर, उत्प्रेरकीय प्रवृत्ति। किनकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उन केमिकल रिएक्शंस में आपने देखा होगा कि मोस्टली जो कैटलिस्ट काम में लेते हैं, उत्प्रेरक काम में लेते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं? हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, अब ये जो उत्प्रेरक की प्रकृति होती है या उत्प्रेरक की गुणधर्म होता है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों दर्शाते हैं? बात आती है कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के गुणधर्म या कैटालिटिक नेचर क्यों शो करते हैं? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी उनके पास होती है कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उत्प्रेरक के गुणधर्म शो करते हैं? तो आपने कहा कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब क्या होते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमारे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो दूसरी चीज क्या होगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर संकुल आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारे पास? संकुल आयन। तो प्रश्न क्या था हमारे पास कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक नेचर या उत्प्रेरक की गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? तो सबसे पहला क्या हो गया हमारे पास? बताओ, हमने भी पढ़ा क्या हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और दूसरा क्या हो गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति या संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो पहला हो गया हमारे पास क्या, दूसरा कौन सा हो गया? संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की नेचर रखते हैं। और पहला कौन सा हो गया हमारे पास कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। तो हमारे पास पॉइंट क्या था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स उत्प्रेरक के गुणधर्म क्यों दर्शाते हैं? तो हमारा आंसर क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के कारण एवं संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति होने के कारण सामान्यतः डी ब्लॉक के तत्व क्या दर्शाते हैं? उत्प्रेरक के गुणधर्म दर्शाते हैं या फिर उत्प्रेरक के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, बात आती है एग्जाम्पल की, कौन कौन से एग्जाम्पल के अंदर या फिर आप कौन कौन सी प्रोसेस के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को काम में लेते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस टॉपिक को, इस कैटालिटिक नेचर के अंदर जो एग्जाम्पल अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपन हर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक के अंदर, है ना। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं, देखो सब लोग जानते हैं हैबर विधि। कौन सी विधि? हैबर विधि। सभी लोग अच्छे से जानते हैं। हैबर विधि जो होती है वो हैबर विधि के अंदर क्या बनाते हैं अपन? अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो अमोनिया संश्लेषण की जो हैबर विधि होती है उसमें क्या करते हैं अपन? नाइट्रोजन गैस लेते हैं और नाइट्रोजन के साथ क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ अगर अपन मिक्स करते हैं इन दोनों को, तो ये नाइट्रोजन भी गैस होती है और ये हाइड्रोजन भी क्या होती है? गैस होती है। तो इनको अपन अगर मिक्स करते हैं किसी पात्र के अंदर तो हमारे पास क्या बनती है? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर, इस अमोनिया बनाने की विधि के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? कैटलिस्ट काम में लेते हैं, उत्प्रेरक काम में लेते हैं। और यहाँ जो उत्प्रेरक काम में लिया जाता है वो डी ब्लॉक का तत्व कौन होता है? आयरन होता है। कौन होता है? आयरन। और यहाँ पे एक और एलिमेंट्स, एक और डी ब्लॉक का तत्व काम में लेते हैं, वो कौन होता है? एमओ मोलिब्डेनम काम में लेते हैं। क्या होता है? एमओ मोलिब्डेनम। आयरन देखो ये भी क्या होता है? ठोस अवस्था में होता है। ये भी क्या होता है हमारे पास? ठोस अवस्था के अंदर होता है। तो यहाँ जो आयरन होता है वो किसका काम करता है? देखो हैबर विधि, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आयरन किसका काम करता है? यहाँ पे कैटालिस्ट का, बोले तो उत्प्रेरक का काम करता है। जानते हैं उत्प्रेरक क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो क्या होते हैं? किसी भी विक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं। क्या करके? संकीर्ण ऊर्जा को कम या ज्यादा करके।
लेकिन उसके कोई खुद के रासायनिक परिवर्तन में कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ जो MO अपन ले रहे हैं, MO को अपन क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम। और ये जो मोलिब्डेनम होता है उसका क्या काम होता है, बात आई कि यहाँ जो मोलिब्डेनम होता है उसका क्या काम होता है। तो Fe ने काम किया उत्प्रेरक का, मोलिब्डेनम क्या करता है, इस उत्प्रेरक या इस Fe को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जगाता है। एक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोलिब्डेनम किसका काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम करता है। तो ये अमोनिया बनाने की हैबर विधि है, जहां पे अपन आयरन जो होता है वो काम में लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, और मोलिब्डेनम जो काम में लेते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो उत्प्रेरक की सक्रियता को या एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, एफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जो आप आयरन ले रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर आप कोई भी पदार्थ लेते हैं, जैसे मान लें कि आपने एक तो ठोस ले रखा है और एक हमारे पास पाउडर फॉर्म में हमारे पास कोई भी पदार्थ है, तो जो पाउडर फॉर्म में होता है उस पाउडर या चूर्णित फॉर्म के अंदर क्या होती है, सक्रियता ज्यादा होती है। क्या होती है, सक्रियता ज्यादा होती है, विकिरण का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ अगर अपन आयरन को किसके रूप में लेते हैं, चूर्ण के रूप में लेते हैं या पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे इस आयरन की एक्टिविटी या सक्रियता क्या होती है, बढ़ जाती है, और सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया के होने की दर भी क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास था फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें आपने क्या पढ़ा कि हैबर विधि के अंदर आयरन जो होता है वो उत्प्रेरक के रूप में, जबकि मोलिब्डेनम जो होता है वो आपका उत्प्रेरक के वर्धक के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें अपन, सभी लोग जानते हैं, हमने कहा कि जो अपन कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, संस्पर्श प्रक्रम होता है, कौन सा प्रक्रम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संस्पर्श प्रक्रम, कहाँ लेते हैं अपन काम में, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं अपन। ये कहाँ पढ़ते हैं, ये पी ब्लॉक। सर ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस या संस्पर्श प्रक्रम किस काम में आता है, तो देखो क्या होता है, अम्लों का राजा जिसे अपन बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, किसमें काम में लेता है अपन इस प्रक्रम को, H2SO4 का उत्पादन करना हो, किसका करना हो, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस काम में लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में एक मेथड होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हमें क्या करना होता है, ऑक्सीकृत करना होता है, किसके अंदर है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और यहाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जब सल्फर डाइऑक्साइड का जब सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड काम में ले जाता है। क्या काम है, V2O5, और V2O5 को क्या बोलते हैं अपन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, तो संस्पर्श प्रक्रम के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये वेनेडियम जो है वो कहाँ है, डी ब्लॉक का तत्व है। इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के लिए अपन क्या काम में ले सकते हैं, एक और प्लेटिनम भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास से दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरे अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें तो देखो एक प्रोसेस होती है, सभी लोग जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या हो गया, वहां पे क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ेगा। और सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, हमारे पास अपचयन प्रक्रम होता है। मैं इसको दूसरा बोल देता हूं नाम, क्या कि आपने क्या बोल दिया कि वनस्पति तेल से आपको क्या बनाना है, वनस्पति घी बनाना है। क्या बनाना है, वनस्पति घी। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल से आपको क्या करना है, वेजिटेबल घी एक्सट्रैक्ट करना है। इसको क्या बोलते हैं अपन, वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और इससे में क्या बनाना है, वेजिटेबल घी बनाना है। तो इस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने के लिए देखो क्या होता है, जो लोग हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ये मान लो कि अपन जो घी लेके आते हैं मार्केट से, जो घी लेके आते हैं, जो पीपे आते हैं, उसके अंदर कौन सा घी होता है हमारे पास, वेजिटेबल घी होता है। कौन सा होता है, वेजिटेबल घी होता है। तो इस वेजिटेबल घी को हम कहाँ से बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से, है ना। बोटेनिकल जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल निकालते हैं, उसको हम किससे बदलते हैं, वेजिटेबल घी के अंदर।
किस प्रोसेस के द्वारा? हाइड्रोजनीकरण। और इस हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है? अपचयन होता है, रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अपन ये प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस के लिए जो कैटलिस्ट होती है, जो सरफेस प्रदान करता है, वो हमारे पास कौन होता है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा, एग्जाम्पल पढ़े अपन, RCH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया हमारे पास COOR। अगर इसको मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? वेजिटेबल घी के अंदर, तो ये हमारे पास क्या है? वनस्पति तेल है। क्या है ये? वनस्पति तेल। और इसको हमें बदलना किसके अंदर है? वनस्पति घी के अंदर। तो यहाँ जो वनस्पति घी में बदलेंगे तो यहाँ कुछ ऐसा आएगा। देखो क्या कहा हमने कि हाइड्रोजनीकरण करना है। क्या करना है? हाइड्रोजनीकरण। मतलब क्या करोगे आप? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करोगे। क्या करोगे? हाइड्रोजन ऐड करोगे। मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, देखो H और यहाँ H। ठीक है, यहाँ जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? ये वाला डबल बॉन्ड टूट के हमारे पास क्या बनेगा? RCH2 और COOR। यहाँ डबल बॉन्ड है, आप जानते हो कि डबल बॉन्ड कौन होती है? एल्किन होती है। और एल्किन को अपन क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कौन है हमारे पास? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वनस्पति तेल को अगर वनस्पति घी में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजनीकरण। लेकिन ये जो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम है भैया, ये ऐसे नहीं होता कि आपने क्या कर दिया कि किसी भी सरफेस की कोई भी सरफेस ले ली, उसके ऊपर आपने वनस्पति तेल को फैला दिया और आपने वहां पे हाइड्रोजन फिल कर दी गैस। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन फिल करने मात्र से आपका वनस्पति घी बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? आपको जो पृष्ठ लेनी पड़ती है, वो पृष्ठ क्या होती है? कोई भी मेटल होता है डी ब्लॉक का, और वो कौन कौन सा हो सकता है? या तो हो सकता है प्लेटिनम, या हो सकता है निकल, और या हो सकता है हमारे पास पैलेडियम। हम इन तीनों धातुओं में से कोई भी धातु काम में ले सकते हैं। पर्सन अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि केवल यही धातु क्यों काम में लेते हैं, तो क्या होता है? ये कम क्रियाशील धातुएं होती है, निकृष्ट धातु होती है, बहुत ही कम रिएक्टिव होती है। तो क्या होती है? ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये क्या करती है? इसको पृष्ठ प्रदान करती हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है? हाइड्रोजन जो होता है वो अधिशोषण प्रक्रम द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या कहा कि यहाँ निकल, प्लेटिनम या प्लेडियम में से कोई भी धातु इस प्रक्रम के अंदर काम में ले सकते हैं। और यहाँ किस प्रक्रम द्वारा हाइड्रोजन जुड़ती है? तो वो प्रक्रम क्या होता है हमारे पास? अधिशोषण प्रक्रम द्वारा जुड़ती है। किस प्रक्रम द्वारा? अधिशोषण। अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, एडजॉर्प्शन जिसे बोलते हैं। तो ये इसके अंदर कौन सा मेटल काम में ले रहे हैं अपन? प्लेटिनम, निकल या पैलेडियम, जो क्या कर रहे हैं हमारे पास? कैटालिटिक नेचर या फिर उत्प्रेरक के गुण प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा हो गया? तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चलो फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अच्छा, फोर्थ एग्जाम्पल में देखो, पहला ये हमारे पास कौन सा था? फोर्थ एग्जाम्पल में हम क्या बना लेते हैं? आप सभी लोग जानते हैं बहुलक के बारे में, पॉलीथीन। किसकी बात कर लेते हैं? पॉलीथीन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जब पॉलीथीन का निर्माण होता है तो पोली का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। थीन का मतलब क्या होता है? एथीन। तो एथीन क्या होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इस एथीन की बार बार अगर पुनरावृत्ति हो, मैंने कहा कि इसके एन अणु जो है, इसके एन यौगिक क्या हो रहे हैं? बार बार पुनरावृत्ति दर्शा रहे हैं। तो बार बार पुनरावृत्ति दर्शाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? पॉलीथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पॉलीथीन बहुलक। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉलीथीन बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पॉलीथीन बहुलक बनता है, इसके अंदर अपन क्या लेते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट काम में लेते हैं। क्या नाम काम है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। या फिर हम यहाँ पे क्या कह देंगे? यहाँ पे अपन टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड भी काम में लेते हैं। इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं कि पॉलीथीन के निर्माण के अंदर यहाँ पे अपन कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं? TiCl4 या टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड काम में लेते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं कि टाइटेनियम क्लोराइड क्या, टाइटेनियम कहाँ होता है? डी ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक है, तो पॉलीथीन के निर्माण के अंदर क्या काम में लेते हैं अपन? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? जिगलर नाटा उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा उत्प्रेरक भी किसमें काम में लेते हैं अपन? किसमें काम में लेते हैं? पॉलीथीन निर्माण के अंदर। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे पास फोर्थ। एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं। तो कैटालिटिक नेचर के अंदर हमारे पास, आप जब नाइट्रिक अम्ल पढ़ोगे, पी ब्लॉक के अंदर जब आप नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास एक प्रक्रम आता है ओस्टवाल्ड प्रक्रम। कौन सा आता है? ओस्टवाल्ड प्रक्रम आता है। और उस ओस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर
उस ऑस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर किसका होता है, ये HNO3 के बनाने का मेथड होता है, मतलब नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि होती है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। तो इस नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि के अंदर हम यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो कौन सा होता है, प्लेटिनम होता है। कौन सा होता है, प्लेटिनम। तो ऑस्टवाल्ड प्रक्रम के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, प्लेटिनम धातु काम में लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई क्या, कैटालिटिक नेचर या उत्प्रेरकीय गुणधर्म। हमने क्या कहा कि डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक तत्वों की क्या आदत होती है कि वो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। दूसरी चीज क्या होगी कि वो संकुल आयन बनाने, संकुल यौगिक बनाने की नेचर भी रखते हैं, और इसी कारण क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कैटालिटिक नेचर शो करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट हमारा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का नेचर रह गया वो कौन सा हो गया, चुंबकीय गुणधर्म। क्या है ये, चुंबकीय गुणधर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन हर बार ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो कौन सा होता है, चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुणधर्म जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। समझना ध्यान से, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण कैसे दर्शाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर किसी भी तत्व के पास या किसी भी आयन के पास, किसी भी तत्व या आयन के पास अगर क्या उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होगा तो वो क्या होता है, उतनी ही ज्यादा चुंबकीय गुणधर्म दर्शाता है। क्या कहा मैंने कि अगर किसी भी तत्व या किसी आयन के पास, डी ब्लॉक धातु के तत्व या किसी भी आयन के पास अगर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह तत्व या आयन क्या होता है, उतने ही ज्यादा चुंबकीय गुणधर्म दर्शाता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि चुंबकीय गुणधर्म दर्शाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है। आपने क्या कहा कि चुंबकीय गुणधर्म दर्शाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो चुंबकीय गुणधर्म दर्शाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब यहां अगर अपन चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण को हम दर्शाते हैं म्यू से। चुंबकीय आघूर्ण को आपने किसे दर्शाया, म्यू से। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो देखो, किसी भी तत्व या किसी भी तत्व का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या कहा हमने कि दो इलेक्ट्रॉन की दो गति के ऊपर निर्भर करता है। कि आप क्या पढ़ते हैं कि किसी भी परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, और उसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अक्सर चक्कर लगाता है। यही पढ़ते हैं अपन बेसिक चीजें। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो कौन सी गति है, वो चक्रण गति है। कौन सी गति है, चक्रण गति, स्पिन मोशन। क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गया कि ये किसी ऑर्बिटल के अंदर या किसी कक्ष के अंदर गति कर रहा है। मैंने क्या कहा कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तो क्या करते हैं, स्पिन मोशन करते हैं, चक्रण गति करते हैं। दूसरे क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल के अंदर गति करते हैं। समझ में नहीं आता, देखो क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रखा है मैंने। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक तो अपनी एक्स के ऊपर रोटेट करेगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, ये अपने किसी एक ऑर्बिटल या कक्ष के अंदर गति करेगा। तो यहाँ जो आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण, वो दो कारण होता है। एक तो किसके कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण होता है। क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है, और एक जो होता है वो किसके कारण होता है, चक्रण गति के कारण होता है। इसके कारण है चक्रण गति के कारण। तो किसी भी अगर आप तत्व का या आयन का चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहते हो तो हमने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो प्रकार की गति दर्शाता है। एक तो कौन सी होती है, चुंबकीय इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति होती है, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि आपके पास जो चुंबकीय आघूर्ण आया वो चुंबकीय आघूर्ण दो चीजों के योग के बराबर है। एक तो क्या हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, और दूसरी कौन सी होगी हमारे पास, स्पिन गति जो होती है या चक्रण गति जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय गुणधर्म है उसको मापने के लिए जो इकाई होती है वो होती है बीएम, और इस बीएम को हम क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटोन। तो हमारे पास क्या हुआ, अभी अपन ने चुंबकीय गुणधर्म की बात की, तो चुंबकीय गुणधर्म दर्शाने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास कोई भी अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है।
अब बात आती है कि चुंबक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खुद एक चुंबक की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, खुद एक चुंबक या मैग्नेट की तरह काम करता है और इसकी गति के कारण दो प्रकार के हमारे पास आघूर्ण मिलते हैं। एक तो जो होता है वो इसके स्पिन मोशन, जो चक्रण गति होती है उसके कारण होता है, खुद की अक्ष की, है ना। और दूसरा कौन सी गति होती है इसकी, ऑर्बिटल मोशन या कक्षीय गति। तो यहाँ चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल प्लस म्यू एस के योग के बराबर हो गया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जहां पे जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, देखो डी ब्लॉक के अंदर जो तत्व होते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n-1d कोश के, कौन से इलेक्ट्रॉन, n-1d कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सरफेस के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं, लगभग सरफेस के ऊपर होते हैं। तो सरफेस पे होंगे तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होगा, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसके डायरेक्ट क्या होंगे, टच में रहेंगे। क्या हो गया, बाहर के इन्वायरमेंट के क्या हो जाएंगे, टच में रहेंगे। तो हम क्या कहते हैं, देखो हमने कहा कि यहां देखो ये मान लिया कि मैंने कि ns इलेक्ट्रॉन है ना, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, और ये जो अंदर वाला कौन सा है, n-1d का इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लगभग सरफेस के पास होते हैं। जो बाहर की सरफेस उसकी क्या होते हैं, लगभग पास होते हैं। तो बाहर का इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होगा तो इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं कि इसके कारण जो ये जो म्यू एल होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, किसके कारण, कक्षीय गति के कारण, उसका मान क्या होता है हमारे पास, लिमिटेड होता है, या फिर क्या होता है, लगभग नगण्य मानते अपन। क्या मानते हैं अपन इसको, लगभग नगण्य मानते हैं, लगभग शून्य हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण आ गया वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, म्यू एस। म्यू एस क्या होता है हमारे पास, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर क्या होगा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्या होगा, चक्रण चुंबकीय। ठीक है। तो हमारे पास किसी भी तत्व का या आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण होगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो यहां से हमारे पास म्यू जो आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो हमारे पास जो म्यू आया, उस म्यू को हमने किसके इक्वल कहा, म्यू एस, और म्यू एस क्या हमारे पास है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट, और यहाँ क्या लगा देंगे अपन, बी एम। ये हमारे पास क्या है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्या है कि अगर आपको यहाँ पे म्यू ज्ञात करना है तो म्यू क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट, और यहाँ पे bm। bm क्या होता है, इसका मात्रक होता है। यहाँ जो n होता है वो क्या होता है, आपने क्या कहा कि चुंबकीय प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तो n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती, क्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। bm क्या हुआ, ये बम नहीं है कोई, है ना। यहाँ पे bm का मतलब क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन होता है। क्या होता है, बोहर मैग्नेटॉन। और आप अच्छे से जानते हैं कि बोहर मैग्नेटॉन क्या होती है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। इस बोहर मैग्नेटॉन का अगर आपको कोई मान पूछ ले तो इस बोहर मैग्नेटॉन का मान वैल्यू होती है हमारे पास Eh/4πmc होती है। किसकी वैल्यू है ये, बोहर मैग्नेटॉन की। क्या होती है, Eh/4πmc। यहाँ पे H आपको पता है प्लांक नियतांक होता है, E आवेश हो गया हमारे पास, पाई क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर प्रकाश का वेग। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू होती है वो n इंटू एन प्लस टू, और बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू के बराबर होती है। यहाँ पे n क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सोचो जरा कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आप क्या कहोगे, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी आयन के पास, किसी भी तत्व के पास अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर मैंने कहा किसी के पास अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी के पास n का वैल्यू हमारे पास एक है, मतलब हमारे पास किसी तत्व के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक है। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक होगा तो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट, और यह क्या लिखते हो अपन, bm। तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक है, कितनी है, एक। तो मान रख दो एक,
क्या हो जाएगा 1+2 का अंडर रूट, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन। तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 का अंडर रूट कितना होता है हमारे पास, अंडर रूट 3 आ गया किसका मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान। और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। क्या हो गया 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो क्या समझ में आया आपके पास, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका आंसर क्या आ रहा है 1.73 आ रहा है। कितना आ रहा है 1.73 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी के लिए आपको चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा हो कि कितने अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आंसर क्या होगा, उस चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू में जो फर्स्ट डिजिट होती है, फर्स्ट संख्या होती है, वो क्या दर्शाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। क्या दर्शाती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हाँ भैया समझ में आ रहा है ना बात सभी लोगों को, ठीक है। आपने क्या कहा कि अगर किसी के लिए आपको बोल दिया कि चुंबकीय आघूर्ण का मान, चलो एक बात कर लेते हैं कि n की वैल्यू आपने कितनी कर रखी है 2 कर रखी है। मान लिया कि किसी के लिए n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हम क्या कहेंगे कि म्यू कितना होगा n इंटू n प्लस 2। फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे n कितना है 2 है, तो कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस 2 का अंडर रूट आ जाएगा, और 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 दूनी कितना होता है अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है, किसमें ये बोहर मैग्नेटॉन के अंदर। अब अंडर रूट 8 को अगर आप सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो अपन 2 अंडर रूट 2 बोहर मैग्नेटॉन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर आप इसको सोल्व करोगे तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 होती है। कितनी होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। तो यहां से आप क्या करोगे 2 इंटू 1.41, तो कितना आ जाएगा ये 2.82 BM। किसकी वैल्यू है ये, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी यौगिक के किसी भी आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा 2.82 बोहर मैग्नेटॉन। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, क्या आपके पास क्वेश्चन है कि किसी तत्व के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.82 बोहर मैग्नेटॉन है, तो उसके अंदर उपस्थित कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान पता है आपको 2.82 है, तो 2.82 अगर चुंबकीय आघूर्ण पता है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अयुग्मित, क्या बता दोगे, पहली संख्या देख लो कितनी है 2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 2 हो गए। तो हम किसी भी तत्व के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हैं, और अगर हमें चुंबकीय आघूर्ण का मान पता हो तो हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बता सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, है ना, एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि चुंबकीय आघूर्ण का मान अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलो 2-4 क्वेश्चन है, करना देखिए फटाफट। मैंने लिखा Mn प्लस 2, क्या ज्ञात करना आपको उसके लिए, चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करना है ना। देखो सबसे पहले देखो अपन एक टेबल बना लेते हैं ना, क्या करते हैं अपन एक टेबल बना लेते हैं। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें आपको पहला काम क्या करना है, उसका बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है, बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर आपको फाइनल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एन पेड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने, कितने एन है, एन आने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, म्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, म्यू, मतलब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चलो ठीक है, बात करते हैं। पहला एग्जांपल क्या लिखा मैंने Mn प्लस 2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं मैं Fe प्लस 2। तीसरा लिख लेते हैं अपन निकल प्लस 2। चौथा लिख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट प्लस 3। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। उसके बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। उसके बाद उसको आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। और एक बात और कर लेते हैं अपन, प्रकृति बतानी है, कलर होगा या रंगीन होगा या रंगहीन होगा। ठीक है, करो देखो जल्दी से। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है 25, आयरन कितना होता है 26, निकल कितना होता है 28, कोबाल्ट कितना होता है 27। करो देखो जल्दी से ट्राई। आपको करना क्या है, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको पता लग जाएगी तो आप आसानी से चुंबकीय आघूर्ण का मान भी निकाल सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय या अनुचुंबकीय। तो
चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीज कितना होता है? 25 होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 4s2 3d5 ये होता है ना। तो यहाँ पे देखो कि इस 4s2 3d5 के अंदर देखो इलेक्ट्रॉन कितने निकालने हैं आपको? 2 निकालने हैं। कितना प्लस लिखा हुआ, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे आप? बाह्यतम कोष से। कहाँ से निकालोगे? बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष कौन सा है? 4s है। कौन सा है? 4s। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ निकालने के बाद क्या बचा आपके पास? 3d5। और डी के पास 5 कक्षक होते हैं, पता है ना आपको? डी के पास कितने होते हैं? 5 कक्षक। ये 5 कमरे बना दिए मैंने, 1 2 3 4 और ये 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन डी के पास? 5 है। तो 1 2 3 4 और 5। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 हो गए। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 होगी। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? चुंबकीय आघूर्ण n इंटू एन प्लस 2 का अंडर रूट होता है, बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू का मान कितना हमारे पास, सॉरी एन का मान कितना है? 5 है। तो आप यहाँ पे 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 2 7 और 7 5 कितना हो जाएगा? 35। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा? 35। अगर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यौगिक कैसा होगा? रंगीन होगा। मतलब क्या से दर्शाएगा? रंग दर्शाएगा। Fe+2 देखो कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्या लिखोगे आप? 4s2 3d6 होता है। क्या होता है? 4s2 3d6। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 निकालने। कहाँ से निकालोगे? बाह्यतम कोष से। बाह्यतम कोष कौन सा है? 4s। 2 निकल के कितना बचा? 3d6। 3d6 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 भर दिया आपने और ये छठा भर दो। तो कितने देखो हमारे पास एक में इलेक्ट्रॉन? 4 है। 1 2 3 और 4। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। 4 रखो यहाँ पे, 4 और 2 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा? अंडर रूट 24 bm आ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या दर्शाएगा? रंग दर्शाएगा। निकल+2 देखो क्या होगा? 4s2 3d8 होगा। क्या होगा? 4s2 3d8। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 निकालने। कहाँ से निकलेंगे? बाह्यतम कोष से। क्या बचेगा? 3d8। कितने भरने हैं आपको डी के अंदर? 8 भरने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा? 8। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे हमारे पास? 2 बचेंगे। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 4 और 4 दूनी कितना होगा? अंडर रूट 8 बोर मैग्नेटॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या दर्शाएगा? रंग दर्शाएगा। और लास्ट हमारे पास है कोबाल्ट 3+। तो कोबाल्ट का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष का? 4s2 3d7। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? +3 ऑक्सीजन अवस्था है तो कितने निकालोगे आप? 3 निकालोगे। कहाँ से निकलेंगे? बाह्यतम कोष से। बाह्यतम कोष कौन सा है? 4s। कितने निकालने हैं? 3। बाह्यतम कोष में कितने हैं? 2। तो 2 तो कहाँ से जाएंगे? 4s से। 1 कहाँ से जाएगा? डी से जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से? 3d6। और 3d6 होते ही हमारे पास कितने एक में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? 4। तो क्या होगा? अंडर रूट 24 bm। और यहाँ पे क्या होगा? एक में इलेक्ट्रॉन तो रंग दर्शाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आसानी से कर सकते हैं कि किसी भी तत्व या आयन के लिए हमें क्या पूछ लिया उसने? चुंबकीय आघूर्ण का मान पूछ ले, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ सकता है, या फिर हमारे पास यौगिक अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय या रंग दर्शाएगा, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर हम क्या करते हैं? यौगिकों को 2 या 3 जगहों में बांट देते हैं। एक होता है हमारे पास कौन से तत्व होते हैं? अनुचुंबकीय आयन होते। कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। पदार्थ कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय। दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। कौन सा होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या होते हैं? लोह चुंबकीय होते हैं। कौन सा होता है? लोह चुंबकीय। ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि चुंबकीय गुणों के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के चुंबकीय गुण मिलते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? लोह चुंबकीय होता है। ठीक है। अनुचुंबकीय को अपन क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और प्रतिचुंबकीय को हम क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय हमने क्या बोला? डायामैग्नेटिक बोला। क्या बोला? डायामैग्नेटिक। और तीसरा हमने क्या बोला? लोह चुंबकीय। इसको क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट थिंग देखो, तीन पदार्थ हमारे पास होगी, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई तत्व या आयन क्या होगा हमारे पास? अनुचुंबकीय होगा। तो अनुचुंबकीय का सीधा सा मतलब क्या है कि अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? प्रकृति में अनुचुंबकीय होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वापस सुनना कि अगर मैं अनुचुंबकीय की बात करूं, इसको बता देता हूं ना, बारी बारी बात करते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे पास अगर कोई कैसा है? अनुचुंबकीय है, तो क्या बात ध्यान रखनी है कि एन का होगा हमारे पास? प्रेजेंट होगा। कोई भी अनुचुंबकीय कब होगा? जब उसके पास क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो पहली शर्त क्या होगी कि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
तो हमने क्या कहा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर वो क्या दर्शाएगा, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो समझना ध्यान से, अगर मैं किसी भी आयन को जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कहाँ लेकर जाता हूँ, किसी भी मैग्नेट के पास लेकर जाता हूँ, किसके पास है, चुंबक के पास लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को जब आप चुंबक के पास लेके जाओगे तो आपने क्या कहा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन खुद में क्या होता है, एक चुंबक होता है। क्या होता है, खुद में क्या होता है कि चुंबक होता है। तो चुंबकीय के पास ले जाने पर या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करेंगे, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, जिनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो हम क्या कह देंगे, जिन परमाणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, वो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होते हैं, चुंबकीय की ओर प्रबल आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल आकर्षित। जिसके पास इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो वो अनुचुंबकीय है, अगर नहीं है तो वो क्या, अनुचुंबकीय नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। तो अगर मैं जैसे मान लो कि आपके पास एक डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारे पास कोई पदार्थ है कौन सा, अनुचुंबकीय, और मैंने यहाँ पे दोनों साइड क्या लगा दी, मैग्नेट लगा दी है ना। तो जैसे आप मैग्नेट लगाओगे तो मैग्नेट के दो ध्रुव होते हैं, एक तो क्या होता है साउथ और एक क्या होता है नॉर्थ होता है, ठीक है। इधर नॉर्थ कर देते हैं या साउथ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो क्या होगा, यहाँ चुंबक से क्या निकलती है, चुंबक की बल रेखाएं निकलती है। क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, चुंबक की बल रेखाएं। तो चुंबक की बल रेखा जब यहाँ से निकलेगी तो हम क्या देखते हैं कि ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करेगा, उनको बुलाएगा अपने पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्शन करेगा, और अट्रैक्शन करेगा तो कुछ इस तरीके से चुंबकीय बल रेखा यहाँ से आपको दिखाई देंगी। ये चुंबक है भैया, चुंबक से क्या निकलती है, चुंबकीय बल रेखाएं, और ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करेगा, अपनी ओर उसको आकर्षित करेगा। बात समझ में आ गई ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, अदरवाइज अनुचुंबकीय नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रबल आकर्षित होते हैं। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरा कौन सा होता है, प्रतिचुंबकीय। कौन सा होता है, प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय को अपन क्या बोलते हैं बताओ जरा, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब प्रतिचुंबकीय नाम से पता चल रहा है क्या है कि n की वैल्यू क्या है, जीरो। n की वैल्यू जीरो मतलब क्या हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है, शून्य। मतलब अगर आपके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं। क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, युग्मित। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है या जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। चलो बात करते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे पास डी कक्षक रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लिया कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मान लिया कि मैंने सारे के सारे डी कक्षक फिल कर रखे। तो होगा क्या, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से, तो इसका अगर मैं चक्रण मानूं कि ये प्लस हाफ है, इसका जो चक्रण है वो कितना है, प्लस हाफ है, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। इसका क्या होगा, हमारे पास चक्रण माइनस हाफ होगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने प्रभावों को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और जब प्रभाव नष्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि आपने क्या कहा, यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। क्या कहा आपने, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में अपना प्रभाव क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होता है, शून्य होता है। तो फटाक से बताओ इसकी परिभाषा क्या होगी, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिन परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का प्रभाव नष्ट कर देते हैं, अतः चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पे आपके पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ को आपने कहाँ रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। कहाँ रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र में। तो अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या चुंबक के मध्य रखते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और युग्मित का मतलब क्या होगा, प्रभाव नष्ट हो गया। तो यहाँ जैसे ही आप चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी वो उस चुंबकीय पदार्थ से क्या होंगी, दूर दूर जाएंगी। क्या जाएंगी, दूर दूर जाएंगी। तो ये कौन से हमारे पास प्रतिचुंबकीय
पदार्थ हो गए। अब देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना, प्रतिचुंबक ये जो होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो टेम्परेचर से कोई भी इफेक्ट नहीं होते, मतलब इनके ऊपर तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जो अनुचुंबकीय होते हैं, जो हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तापमान के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो चुंबकीय गुण अनुचुंबकीयता क्या हो जाएगी इनकी? घट जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो तापमान के साथ प्रभावित नहीं होते, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अनुचुंबक तो जो होता क्या होता है? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती। एक तीसरा हमने कौन सा पढ़ा था? फेरोमैग्नेटिक, या क्या बोलते हैं उसको? लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। तो ये हमारे पास लास्ट है, कौन सा? लोह चुंबकीय पदार्थ। और लोह चुंबकीय पदार्थ का मतलब क्या हो गया हमारे पास? फेरोमैग्नेटिक, जिसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। कौन कौन होते हैं और फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हम किसकी बात करते हैं? ठीक है, तो ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये क्या होता है? एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये अनुचुंबकत्व जो होता है, उच्च कोटि का अनुचुंबकत्व होता है। क्या होता है? उच्च कोटि का अनुचुंबकत्व होता है। क्या होता है? हमने क्या कहा कि उच्च कोटि का क्या होता है? अनुचुंबकत्व। मतलब क्या हो गया कि अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनके लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं, मोलिकुलर मैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं इनके अंदर? छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे आणविक चुंबक। छोटे छोटे क्या होते हैं? आणविक चुंबक होते हैं। और इन छोटे छोटे आणविक चुंबकों को जब हम कहाँ रखते हैं? किसी भी चुंबक के क्षेत्र में रखते हैं। अगर हमने इन छोटे छोटे आणविक चुंबकों को हमने क्या कर दिया? एक परबल चुंबक के क्षेत्र में रख दिया, तो परबल चुंबक के क्षेत्र में रखने पर क्या होगा कि इनका जो चुंबकीय प्रभाव था, इन छोटे छोटे आणविक चुंबक का चुंबकीय प्रभाव था, वो एक सीधी डायरेक्शन में, एक ही दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन छोटे छोटे आणविक चुंबक का जो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा, एक ही दिशा में हो जाएगा। और एक दिशा में हो जाएगा तो इनका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वे कौन से पदार्थ होते हैं हमारे पास? लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। अगर आप क्या करते हैं कि इसमें चुंबकीय प्रभाव को, इस चुंबक के क्षेत्र को आपने क्या कर दिया? यहाँ से हटा लिया, तो चुंबकीय प्रभाव जैसे आप यहाँ से हटा लोगे तो ये किसका काम कर लेते हैं? स्थायी चुंबक का निर्माण भी कर लेते हैं। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो कौन सा होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4। ठीक है ना, आयरन को हम लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, कोबाल्ट को, निकल को और Fe3O4 को, और किसको बोल लेते हैं अपन यहाँ पे? मैग्नीज जो होता है वो भी क्या होता है हमारे पास? लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर शामिल किया जाता है। अगर आप टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या होगा? इनका चुंबकीय प्रभाव क्या हो सकता है? नष्ट हो सकता है। तो चुंबकीय गुणधर्म हमने पढ़ लिया, और चुंबकीय गुणधर्म के आधार पे हमने 3 प्रकार के पदार्थ पढ़े। एक तो कौन सा होता है? अनुचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, अदरवाइज नहीं है। प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी? 0। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित। अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होंगे। कौन? प्रतिचुंबकीय। तापमान से कोई प्रभाव नहीं होता। और लोह चुंबकीय क्या होते हैं? ये खुद क्या होते हैं? इसके अंदर छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? ये इनका चुंबकीय प्रभाव एक ही दिशा में व्यवस्थित होकर क्या होता है? बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4। आयरन का ऑक्साइड हो गया। और कौन सा होगा हमारे पास? मैग्नीज होता है, जिसको हम किसके अंदर शामिल करते हैं? लोह चुंबकीय के अंदर शामिल करते हैं। तो इसके साथ ही क्या होता है हमारे पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है अकॉर्डिंग टू 12th। और यहाँ पे जो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक बात ध्यान रखना कि इसके ऊपर हमारा डी ब्लॉक की जो थ्योरी पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट जो होते हैं वो अपन 12th NCERT सिलेबस के अंदर है, और हमारे पास वो कंपटीशन के अंदर है। ठीक है, उनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन 12th RBC का हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है यहाँ पे डी ब्लॉक का। अब देखो यहाँ पे जो डी ब्लॉक से जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके पास किसी भी कंपटीशन में आ सकते हैं या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें क्या होगा? केवल केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और आपको अप्रोच पता लग जाएगी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप होता है। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।